हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर 1 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। प्लीज़ आप पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। जो भी लिविंग बींग्स है सभी को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? वाटर चाहिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर क्यों जरूरी है? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स। प्लांट्स के लिए भी वाटर जरूरी है ना। वाटर को क्या करती हैं? जो प्लांट की रूट्स रहती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड। पानी के साथ साथ जो प्लांट रूट्स रहती हैं वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट क्या है? 90% वाटर कंटेन करता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर क्या है? एक इसेंशियल चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ सीड। बिना पानी के अगर हम ऐसे ही बीज को फेंक दें, उसमें पानी ना डालें, तो वो बीज क्या ग्रो करेगा? जर्मिनेट करेगा ना। वो जर्मिनेट होएगा ना, वो ग्रो करेगा ना, वो प्लांट बनेगा। वो वैसा का वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अब अगर उसको आप पानी देते हो, उस टाइम टू टाइम उसको पानी दे रहे हो, मैन्यूर दे रहे हो, फर्टिलाइज़र दे रहे हो, तो उससे क्या होगा? उस प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगी। न्यूट्रेंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी मिट्टी में न्यूट्रेंट्स रहते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, वो फिर उसके बाद क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं प्लांट के हर पार्ट पे। जैसे प्लांट के कितने पार्ट्स रहते हैं? स्टेम रहती है, लीव्स रहते हैं, फिर उसमें क्या लगते हैं? फ्लावर्स भी लगता है, फ्रूट भी लगता है। क्रॉप में क्या है? सीड्स लगते हैं। इसके अलावा वाटर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को। कहाँ से? फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो गर्म और ठंडी हवाएं चलती हैं उनसे भी ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन देता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ। और क्या करता है? मॉइस्चर को मिट्टी में मेंटेन करके रखता है ताकि जो कोई भी क्रॉप जो भी लगा रहे हैं उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके और प्लांट हेल्दी हों। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसके लिए क्या चाहिए? फील्ड को रेगुलरली वाटर्ड, मतलब कि पानी समय समय पे खेत को पानी देना जरूरी रहता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। समय समय पे जब पानी दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जैसे हर एक जितनी भी क्रॉप्स रहती हैं, जैसे अभी पहले हमने पढ़ा खरीफ और रबी क्रॉप्स के बारे में। खरीफ क्रॉप जो थी रेनी सीजन में लगती थी। क्यों? क्योंकि उनको पानी की अमाउंट ज़्यादा चाहिए। ऐसे ही क्रॉप को डिफरेंट टाइप ऑफ मॉइस्चर चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ उसको इरिगेशन चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि टाइम और फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, कि हर फसल का जो टाइम और फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है वो अलग अलग रहता है। जैसे सॉइल टू सॉइल भी अलग रहती है, सीज़न टू सीज़न भी अलग रहते हैं कि कौन से सीज़न में कौन सी हम क्रॉप लगा रहे हैं और उसको कितनी इरिगेशन देनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, ये सब क्रॉप पे डिपेंड करता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। जैसे कि आप सभी को पता है कि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। जैसे हमको प्यास ज़्यादा लगती है, वैसे ही क्या होता है? प्लांट्स को भी ज़्यादा पानी देना पड़ता है, क्योंकि सन जो रहता है वो क्या करता है? जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। सूरज की जो गर्मी रहती है पानी को इवेपोरेट कर देती है, इसलिए प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में हमें वाटर देना पड़ता है। वाई इज़ इट सो? क्यों? Could it due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves। जो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी से और लीव से क्या हो जाता है? पानी इवेपोरेट हो जाता है। गर्मियों में ये प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमें गर्मियों में प्लांट्स को ज़्यादा पानी देना पड़ता है। आगे पूछो कह रहा है आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट, कि इस बार मैं बहुत ही केयरफुल हूँ प्लांट्स को पानी देने के लिए। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डेड।
कि लास्ट ईयर जब गर्मियों में मेरे जो पौधे थे वो सूख गए थे और डेड हो गए थे। अगर हम प्लांट को पानी नहीं देंगे तो क्या होएगा, प्लांट सूख जाएंगे, फिर एट द एंड वो डेड हो जाएंगे, है ना। सूखे प्लांट्स कब तक रहते हैं, जब उसको पानी नहीं दोगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट, फिर वो मिट्टी से कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ना उसको मिनरल्स मिलेंगे, ना वाटर मिलेगा, तो वो सूख जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मीन्स कि इरिगेशन हम खेत में इरिगेशन कौन कौन से सोर्सेज से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल्स। ये सारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, वेल्स होते थे, लोग कैसे पानी देते थे अपने खेतों को, वेल से पानी निकाल निकाल के। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ये क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है। वाटर अवेलेबल इन वेल्स, water available in wells, lakes and canals is lifted up by different method in different regions for taking it to the field। कि खेत में पानी देने के लिए लोगों ने पानी को कैसे निकालना है, उसके डिफरेंट मेथड रहते थे कि कुएं से कैसे पानी निकालेंगे, लेक से कैसे लेके जाएंगे, कैनाल से कैसे लेके जाएंगे पानी को अपने फील्ड तक, उसके डिफरेंट मेथड रहते थे। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड के लिए क्या था, कैटल और ह्यूमंस यूज किए जाते थे। सो दीज मेथड आर चिपर, ये जो मेथड रहते थे बहुत ही सस्ते रहते थे, बट लेस एफिशिएंट, पर कम काम करते थे। द वेरियस ट्रेडिशन वेज आर मोट एंड चेन पम्प। पुल्ड सिस्टम मतलब पानी को खींचना, और यहाँ चेन पम्प, जैसे ये देखो यहाँ पे आपको मोड दिखा रखा है, ऐसे पानी खींचा जा रहा है और ये पानी दे रहे हैं। और उसके बाद चेन पंप, ये देखो ये जो चेन लगी हुई है, चेन के साथ ये देखो इस पिक्चर में ये पानी ऐसे चेन लगी हुई है और चेन से ऐसे खींचा जा रहा है और ऐसे करके फील्ड में दिया जा रहा है। इसमें क्या है, ढेकली का प्रोसेस बता रखा है इस पिक्चर में, कि इसमें क्या ऐसे पानी दे रहे हैं, खुद कुएं से निकाल रहे हैं और ऐसे फील्ड को इरिगेशन मिल रही है। राहत लेवलर सिस्टम, इसमें देखो क्या हो रहा है, एनिमल जो है पीछे बताया ना, एनिमल और मैन के साथ ये मेथड किए जाते थे। जैसे ये बुल है, ये क्या कर रहा है, पानी खींच रहा है अर्थ में से, यहाँ पे ये देखो यहाँ से पानी बाहर आ रहा है और खेत में दिया जा रहा है। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप यूज़ किए जाते थे किस लिए, फॉर लिफ्टिंग वाटर, पानी को ऊपर खींचने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पम्प। इसके अलावा अब तो आपको पता ही है कि मॉडर्न डेज में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। डीजल के साथ इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी के साथ जो रहते हैं, पानी को बाहर निकाला जाता है ये पंप्स यूज़ करके। ये देखो यहाँ पे बता रखे हैं ये कैसे पंप्स लगा रखे हैं, ये इस पिक्चर में कि कैसे पानी बाहर आ रहा है, पंप लगा के कैसे पानी ज़मीन से बाहर निकाल सकते हैं हम। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ये कौन सा मेथड है, मॉडर्न मेथड। आजकल कौन से मेथड यूज़ हो रहे हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, कि हमें कितना पानी यूज़ करना चाहिए। मेन मेथड क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पानी नहीं भी अवेलेबल, वहाँ पे भी ये सिस्टम काम करता है। परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, इस पिक्चर में देखो पाइप्स लगी हुई हैं ये खेत में, ये देखो ये पाइप्स लगी हुई हैं सारी, ये पाइप इससे सारे से कनेक्ट है ना, ये कहाँ कहाँ तक पानी लेके जा रही हैं, ये सारी कनेक्ट की गई हैं। इससे क्या होता है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन। मेन पाइपलाइन से इनको रेगुलर इंटरवल के साथ जोड़ा गया है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, जब भी पानी मेन पाइप से आता है अंडर द प्रेशर
विद द हेल्प ऑफ पंप, जब पंप के प्रेशर से पानी आता है मेन पाइप में, इट इस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, तो जो रोटेटिंग नोजल्स हैं उनसे पानी सारा स्प्रिंकल्ड हो जाता है ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग, जैसे रेनिंग हो रही हो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप। ये मेथड किसके लिए काम करता है? फॉर द लॉन और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और कई भी अदर क्रॉप्स के लिए। ठीक है, ये देखो इस यहाँ पे बता रखा है ड्रिप सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये ड्रिप सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, कि पानी डायरेक्टली रूट्स के पास ही छोड़ा जा रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसको इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग द फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये क्या उन्होंने कहा है कि ये बेस्ट टेक्निक है किन पौधों के लिए? लिविंग प्लांट्स, गार्डन्स और ट्रीज के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, पानी वेस्ट नहीं होता इस मेथड से। इट इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये कहाँ पे काम करता है ज़्यादा? जहाँ पे पानी की अमाउंट कम हो। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या है? बूजो एंड पहेली वेंट टू ए नियर बाई वीट फील्ड। बूजो और पहेली क्या कहाँ गए? पास ही के वीट फील्ड में। सेड एट देयर वाज सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। उन्होंने क्या देखा कि वीट फील्ड में कुछ दूसरे प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं वीट प्लांट के साथ साथ। बूजो ने कहा हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। तो बूजो ने कहा क्या इसके साथ दूसरे प्लांट भी बीजे गए हैं? इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। क्रॉप में कई ऐसे प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर जाते हैं जो हम नहीं भी चाहते। उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या कहते हैं? वीड्स। अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं, जो अपने आप ही खेत में ग्रो कर जाते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जब इन वीड्स को रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. वीडिंग क्या है? जरूरी प्रोसेस है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो वीड्स रहते हैं क्रॉप प्लांट्स के हिस्से के वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण क्रॉप प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, इसीलिए उनको हटाना जरूरी है। सम वीड्स interfere even in harvesting may be poisonous for animals and human beings. इवन कई ऐसे प्लांट ग्रो कर जाते हैं क्रॉप में जो कि पॉइजनस रहते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए। उसमें काफ़ी मात्रा में पॉइजन पाया जाता है कई कई वीड्स में। फार्मर एडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स ने क्या कई तरीके अपनाए हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। जहाँ तो उनको हटा दिया जाता है, जहाँ उनको ग्रो ही नहीं करने दिया जाता। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप हेल्प इन द अपरूटिंग। जैसे हमने सबसे पहले मेथड में पढ़ा था ना, टिलिंग करते हैं सबसे पहले। कोई भी क्रॉप की सोइंग करनी है तो सबसे पहले क्या करा जाता है? टिलिंग। ये इसका बेस्ट मेथड है। उसको अपरूटिंग कर दिया जाता है। जब टिलिंग करी जाती है तो जो एक्स्ट्रा प्लांट्स पहले से ग्रो कर रहे होते हैं उनको हटा दिया जाता है। एंड किलिंग ऑफ वीड्स, जिससे क्या अगर आप उसको अपरूटिंग कर दोगे, उखाड़ दोगे, तो उससे क्या होएगा? वो वीड खत्म हो जाएगी। विच में देन ड्राई अप। उसको उखाड़ के अगर आपने फेंक दिया तो वो क्या होएगी? ड्राई अप हो जाएगी एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, और मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। एंड बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है रिमूवल ऑफ वीड्स का? जब उसमें फूल लग गए तो फ्लावर लग गए। फ्लावर क्या? उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। अगर जब फ्लावर लग जाएंगे तो उसके और ज़्यादा प्लांट ग्रो कर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब प्लांट ग्रो करना शुरू हो रहा है तभी उसको हटा दिया जाए तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स। अगर हम मैनुअल मतलब एक एक पौधा उखाड़ेंगे तो रूटिंग एंड कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए? टाइम टू टाइम ऐसे प्लांट्स को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। पढ़ा था ना कि टूल रहते हैं फार्मिंग के, उसमें से एक टूल है खुरपी, जिससे क्या होता है
ये एक्स्ट्रा प्लांट जो रहते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। एक सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अप्रूव्ड वीड्स। इसके अलावा सीड ड्रिल भी यूज़ की जाती है फॉर अप्रूव द वीड्स। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। इसके अलावा कुछ केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं वीड्स को हटाने के लिए। उन केमिकल्स को क्या कहते हैं? वेडिसाइड्स लाइक 2,4-D। ये क्या है? वेडिसाइड्स है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इनकी स्प्रे करी जाती है फील्ड में। जब क्रॉप में टाइम टू टाइम अगर इसकी स्प्रे करते हैं तो जो वीड्स रहती हैं वो किल हो जाती हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। वो क्रॉप को डैमेज नहीं कर पाती। द वेडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विद वाटर। वेडिसाइड क्या है? पानी में डिल्यूट हो जाती हैं टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। और ये ऐसे जब स्प्रे करो तो ये ख़त्म हो जाती हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है? स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रेइंग वेडिसाइड। ये स्प्रे कर रहे हैं ऑन द क्रॉप एक्स्ट्रा रिमूवल के, स्प्रेइंग वेडिसाइड। बुजो क्या कह रहा है? बुजो कह रहा है डू वेडिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वेडिसाइड स्प्रेयर। कि जो ये वेडिसाइड रहते हैं, जो पर्सन ने इसकी स्प्रे कर रहा है, ये उस पर भी इफेक्ट करता है। एज ऑलरेडी मैंशनड वेडिसाइड्स आर स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। कि जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, मतलब जब प्लांट ग्रो करना शुरू होता है, तब स्प्रे किया जाए बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। कि ताकि उस पर फ्लावर ना आई हो, सीड ना आए हो, उससे पहले ही उस पर स्प्रे कर देना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर। वेडिसाइड के स्प्रे से फार्मर की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल वेरी केयरफुली। इसलिए उनको ये जो केमिकल यूज़ करते हैं वेरी केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ। जब भी वो स्प्रे करें तो क्या करें? अपने नोज़ और माउथ को कवर कर लें विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दीज केमिकल। जब भी वो ये केमिकल का स्प्रे कर रहे हों तो अपने नोज़ और माउथ पे पीस ऑफ क्लॉथ बांध लें। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन का एक प्रॉपर मेथड होता है। सबसे पहले प्लफिंग करना, फिर सीड सॉइंग करना, मैन्यूर और फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या करा? इरिगेशन। एंड अब प्रोसेस है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है? हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है। कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब कोई भी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसकी कटिंग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। कि जहाँ तो उसको पुल्ड आउट कर लिया जाता है क्रॉप को, एक पौधों को, और जहाँ उनको ग्राउंड के पास से कट कर लिया जाता है। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। एक फसल को मैच्योर होने के लिए 3 से 4 मंथ लगते हैं। 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। कोई भी सीरियल क्रॉप है उसको मैच्योर होने का टाइम पीरियड कितना है? 3 to 4 months। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ एदर डन मैनुअली बाय सिक्कल। हमारे देश में ज़्यादा करके हार्वेस्टिंग किससे की जाती है? बाय द सिक्कल। ये जो हमें यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है ना, ये है सिक्कल। और बाय मशीन, और बाय मशीन भी करी जाती है। पहले सिक्कल के साथ हार्वेस्टिंग करते थे, अब किससे करते हैं? मशीन के साथ, जिसको क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जब भी हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप की तो क्या सबसे ज़रूरी होता है? सीड को सेपरेट करना फ्रॉम द शेफ से सीड को सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। ऐसे ये देखो यहाँ पे क्या कंबाइन के साथ कटिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कौन सी मशीन से किया जाता है? कंबाइन के साथ। विच इज़ इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। जिसमें जो क्या क्या करती है? हार्वेस्टर का काम भी करती है और थ्रेशर का। हार्वेस्ट मीन्स इसकी क्रॉप की कटिंग भी कर रही है, और थ्रेशर मीन्स इसमें से सीड और शेफ को अलग अलग कर रही है।
पहेली क्या कह रही है? पहेली कह रही है आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। कुछ स्टब्स लेफ्ट रह जाते हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको, खेत में जो जब इसकी हार्वेस्टिंग करती है तो ज़मीन के पास से पौधे काट लेते हैं, तो थोड़े थोड़े से प्लांट्स जो रहते हैं ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं, और फार्मर क्या करते हैं, उनको जला देते हैं। पहेली इज़ वरीड, पहेली को चिंता हो रही है कि शी नो डैट इट कॉज पोल्यूशन, कि सभी जानते हैं कि इससे पोल्यूशन होता है। इट में इसके अलावा इट कैच फायर, कि जब खेत पे एक फार्मर ने आग लगा दी और साथ वाले फार्मर के खेत में अभी फसल की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो क्या होएगा, वो भी फायर कैच कर सकती है और डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड, और खेत में जो बाकी की फसल है उसको भी ये डैमेज कर सकती है। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग लैंड, जिन फार्मर के पास थोड़ी ज़मीन रहती है, जहाँ जो हाथ के साथ उसकी कटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्कल, फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर वो ग्रेन को सबसे कैसे अलग करते हैं? वहाँ पे तो कंबाइन कर रही थी, थ्रेशिंग का प्रोसेस भी कर रही थी और हार्वेस्टिंग का काम भी कर रही थी, लेकिन ये जो विनोइंग मशीन है ये क्या करती है, जब क्रॉप को की हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसके ग्रेन में और शफ को अलग करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। इसके बारे में आपने क्लास 6 में ज़रूर पढ़ा होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। स्टोरेज क्या है? एक इम्पोर्टेंट टास्क है। जब हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, सीड्स को भी अलग कर दिया, अब सीड्स को संभाल के रखना भी तो ज़रूरी है, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, कहीं उसको रैट्स ना खा जाएं, उसमें मॉइस्चर रहता है, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं, इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर हार्वेस्टेड ग्रेन को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करना है कि ताजो हम उनको बचा सकें मॉइस्चर से, इंसेक्ट और रैट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव करके रख सकें, इसके लिए क्या करते हैं, हार्वेस्टेड के, आपको पता है ना, जो भी सीड है, फ्रेश सीड है, उनमें क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है तो जो सीड्स रहते हैं पूरी तरह से ड्राई नहीं होती, उसमें बहुत काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर पाया जाता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन है, अगर हम उन्हीं को स्टोर कर ले बिना ड्राई करे, तो वो क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके द्वारा ख़राब कर दिए जाएंगे, मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज़, और ये वो हमारे खाने के भी किसी काम नहीं आएंगे, ना ही वो जर्मिनेशन के काम आएंगे, क्योंकि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीड्स को ख़राब कर देंगे, आपने देखा होगा कई बार ना सीड्स ब्लैक पड़ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अनफिट रहते हैं खाने के लिए भी, और उसका कोई आगे अगर हम सोचें कि उसकी क्रॉप हम लगा सकते हैं, उसको वो जर्मिनेशन का प्रोसेस भी उसमें बहुत ही कम होता है, वैसे तो जर्मिनेट होते ही नहीं है, एक हेल्दी क्रॉप नहीं दे पाते ऐसे सीड्स। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, इसलिए उनको स्टोर से करने से पहले ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन सन, जो भी फसल हमने काटी है उसको क्या करते हैं, पहले मॉइस्चर उसका निकालने के लिए सन में ड्राई किया जाता है, सनलाइट में उसको पहले सुखाया जाता है। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया, पेस्ट और फंजाई है उसका अटैक की मात्रा कम हो जाती है। पहेली कह रही है, आई से माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम। पहेली ने कहा कि मैंने अपनी मदर को देखा है कि वो कुछ नीम के ड्राइड लीव्स रखती है आयरन के ड्रम में, जिसमें हम वीट रखते हैं। आई वंडर वाई, मैं हैरान हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ये देखो, ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स में ग्रेन को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे भी ये देखो, ये गोडाउन है, इसमें भी ग्रेन को स्टोर करा हुआ है। फार्मर स्टोर द ग्रेन इन जूट बैग्स, फार्मर क्या करते हैं, जूट बैग्स में ग्रेन को स्टोर करते हैं। ये जो यहाँ पे बैग दिखाए गए हैं, ये कौन से बैग हैं, ये सारे जूट बैग्स हैं। फार्मर स्टोर द ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, मेटालिक बिन्स में या तो इनको स्टोर करते हैं या जूट बैग में। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन साइलर्स एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। ज़्यादा मात्रा में ग्रेन कहाँ स्टोर किया जाता है, साइलर्स एंड
ग्रैनरीज में। इनके लिए बहुत बड़े बड़े गोडाउन बने रहते हैं। ये देखो ये क्या है, साइलेज है फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। और ये क्या है, ग्रैनरीज है। ये ग्रैनरीज हैं और ये क्या है, साइलस फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। ड्राइड नीम लीव कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा करके घरों में यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो भी हम ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करके रख सकें। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउंस। जो लार्ज, घर में तो हम इतना ग्रेन्स नहीं ना रखते, लेकिन जो बड़े बड़े गोडाउंस रहते हैं जिसमें ये स्टोर किए जाते हैं, वहाँ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये ग्रेन स्टोर किए जाते हैं। इसके लिए फिर क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि जो ये पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट किए जा सकें। आगे एक्टिविटी, हमें फूड एनिमल से कौन कौन सा मिलता है, जैसे मिल्क है। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काऊ से भी मिलता है, बफेलो से भी मिलता है, शी गोट, शी कैमल, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, मिल्क मिलता है, किससे मिलता है, इन सभी ऑर्गेनिज्म से। इसके अलावा और क्या क्या मिलता है हमें एनिमल से, एग मिलते हैं, मीट मिलता है ना। किस एनिमल से हमें क्या मिलता है, अभी ये आप बताना, मेरे को कमेंट करके बताना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। कि प्लांट्स और एनिमल्स हमें अलग अलग तरह का फूड प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज द मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया पे लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, फ़िश को कंज्यूम करते हैं। मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, उनकी डाइट का मेजर पार्ट क्या है, फ़िश है, फ़िश खाते हैं ना कई लोग। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। कि प्लांट से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं, पढ़ा होगा आपने लास्ट क्लास में। वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व number of steps like selection of seed, sowing. Similarly, animals shared at home or in the farms. जैसे हमें अनाज मिलता है, उसकी सिलेक्शन होती है, उसकी बिजाई होती है, उसी तरह से एनिमल्स को भी घर में पाला जाता है, फार्म में पाला जाता है। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। उनको भी प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दी जाती है और केयर की जाती है, ताकि जो हम उनसे भी फूड ले सकें। व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एन एनिमल हस्बेंड्री। जब ये लार्ज स्केल में प्रोसेस होता है तो उसको क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। पहली कहती है फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। फिश हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश। हमें फ़िश से क्या मिलता है, कोड लिवर ऑयल, जिसमें विटामिन डी की मात्रा काफ़ी रहती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।